होंदू मोजील की कल की रात उसकी आखिरी रात है और हम कोशिश करेंगे कि वो उन तीनों को हलाक न कर सके। मगर किस तरह? तुम मेरा साथ दोगे होंदू? इस काम में सिर्फ और तुम ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग शरीक होंगे। मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? होंदू ने पूछा। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा उस वक्त जब कुर्बानी दी जा रही हो। अगर तुम अपने दिल में वाकई स्टीफन ब्रैकोडा के लिए नफरत का एहसास रखते हो और तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम स्टीफन ब्रैकोडा को हलाक कर दो तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। इसमें तुम्हारी निजात पोशीदा है। बाकी मैं किसी बात के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। होंदू चंद में कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, मुझ पर एतमाद करो एली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है होंदू, मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूँ। उस वक्त जब मोजील यानी स्टीफन ब्रैकोडा तीनों को कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, तुम मेरे साथ चबूतरे के नज़दीक होगे और उन लोगों की निशानदेही करोगे जो स्टीफन ब्रैकोडा के खास साथी हैं, ताकि उन्हें मौके पर ही हलाक कर दिया जाए। ओह, क्या तुम उसके लिए बाकायदा तैयारियां कर चुके हो? हाँ, तैयारियां मुकम्मल हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और अभी इसी वक्त से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुद भी यही चाहता हूँ होंदू कि तुम्हें यह तफसील बताने के बाद तनहा ना छोड़ूं। बिल्कुल, तुम इसमें ठीक हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, होंदू ने जवाब दिया। ऐना कहाँ है? मैंने होंदू से कहा। ऐना महफूज जगह है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वो खुद भी ज़हीन लड़की है, तुम उसके बारे में फ़िक्र ना करो। मैं खामोश हो गया। होंदू उसी वक्त तैयारियां करके मेरे साथ निकल आया। रात खत्म होने को थी। हम लोग चट्टानों की आड़ में छुपते छुपाते बस्ती के अंदरूनी हिस्से में आ निकले। यहाँ हम सूरत हाल का जायजा लेते रहे। होंदू इसी दौरान मुझे बताता रहा कि बस्ती के कौन कौन से मकानात में मोजील के खुसूसी आदमी रहते हैं। सुबह हो गई और वक्त गुजारना मुश्किल होने लगा। हम लोग जहाँ तक मुमकिन हो सका दूसरों की निगाहों से बचते रहे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि प्रोफेसर जोनाथन अपने इंतजामात में किस हद तक कामयाब हो चुका है। लेकिन शाम होने से कुछ पहले मैं टहलता हुआ उस तरफ निकल गया जहाँ हमारे साथी क़याम पजीर थे। मुझे यहाँ अजनबी निगाहों से देखा गया क्योंकि विच डॉक्टर मेहमान कबीलों में ज़रा कम ही जाते थे। प्रोफेसर जोनाथन उन अफराद में मुझे कहीं नज़र नहीं आए, जिसका मतलब यही था कि वो अपनी जिम्मेदारी के सिलसिले में मसरूफ़ थे। सूरज छुप गया और हम एक चट्टान की आड़ में जा बैठे तो थोड़ी देर के बाद ही प्रोफेसर जोनाथन मुझे तलाश करता हुआ वहाँ पहुँच गया। होंदू को देखकर वो चौंका था, लेकिन मैंने उससे कहा, घबराओ नहीं प्रोफेसर, होंदू मेरा साथी है। ओह, ये बात है मिस्टर अली, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। 8 अफराद मुंतखब किए गए हैं जो चबूतरे के नज़दीक तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार होंगे। उन्हें हदायत कर दी गई है कि उन्हें क्या करना है। बाकी तमाम काम भी मुकम्मल हैं और तुम किसी काम के लिए भी परेशान नहीं होगे। अल्फाज वही होंगे जो हमारे दरमियान तय पाए हैं। हाँ, और ऐन वक्त पर। दीगर मामलात की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है क्योंकि आज अंदर से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोफेसर ने गोल मोल लहजे में कहा। ठीक है प्रोफेसर, मैं मुतमईन हूँ। जो इंतजामात आप कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर कमज़ोर नहीं होंगे। इस तरह गुफ्तगू नहीं करो, ये हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मसला है। ओह, मैं चलता हूँ। ये ढोल बजने की आवाज़ गालिबन इस बात का इजहार करती है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बान गाह की जानिब लाया जा रहा है। होंदू ने प्रोफेसर की बात की तायद कर दी और जब उसने अंग्रेजी में ये कहा कि मिस्टर जोनाथन ठीक कहते हैं तो प्रोफेसर जोनाथन भी चौंक पड़ा। होंदू के बारे में मैं आपको मुख्तसर तफसील बता चुका हूँ प्रोफेसर। हाँ, ये बात मेरे ज़हन से निकल गई थी। अच्छा, खुदा हाफिज, प्रोफेसर ने कहा और एक तरफ चल पड़ा। मैं और होंदू भी तैयार थे, लिहाजा प्रोफेसर के जाते ही उठ खड़े हुए और कुर्बानी के चबूतरे की जानिब चल पड़े। सुनहरा देवता बाजबरूत अंदाज में खड़ा हुआ था और उसके कदमों के नीचे खलकत जमा होती जा रही थी। ढोल की आवाज़ पता नहीं किस सिम से आ रही थी, लेकिन लोग कुर्बानी के चबूतरे के करीब पहुंचने लगे थे। उनमें तमाम कबीलों के लोग शामिल थे और इस तरह वोनिका में मौजूद तमाम ही अफराद कुर्बानी के चबूतरे के गिर्द जमा होने लगे। मुझे सिर्फ इस बात का खौफ था कि यहाँ जो कत्ल व गारत गरी होगी उसमें बेगुनाह भी मारे जाएंगे। लेकिन अपने मिशन की तकमील को पूरा करने के लिए मैं आंखें बंद करके अमल करने का इरादा रखता था। अगर बेगुनाहों की मौत को ज़हन में रखा जाता तो फिर इस काम की तकमील मुमकिन नहीं होती। जिस तरह लाइन ऑफ क्रोजल का मंसूबा स्टीफन ब्रैकोडा के हाथों तबाह हो जाता, मैं अपने तौर पर अपने आप को तैयार कर चुका था। कुर्बानी के चबूतरे के नज़दीक हम मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी पोजीशनें संभाल कर बैठ गए जहाँ से हम बेहतर तौर पर कार्रवाई कर सके। फिर बहुत दूर से मशलें नजर आईं। इन मशलों की छाँव में कुर्बान करने वालों को लाया जा रहा था। मैं किसी कदर बुलंद जगह पर खड़ा हुआ था और दूर दूर तक का मंजर मेरी निगाहों के सामने था।
इसी दौरान मैंने ये देखने की कोशिश की कि सानबीन कबीला वालों के रूप में जो लोग यहाँ आए हैं वो कहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को इस तरह दूसरे लोगों में शामिल कर लिया कि उनके बारे में अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन ही था। मछलियों का जुलूस नजदीक आता जा रहा था। सामने के हिस्से से कुछ लोग चीखते चिल्लाते भयानक आवाज़ें निकालते हुए चले आ रहे थे और पीछे एक हल्का सा बना हुआ था। उनके दरमियान वो बदनसीब थे जिनको कुर्बान किया जाने वाला था। लेकिन जब करीब से मैंने उन चेक बाशिंदों को देखा तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि उन पर भी वैसा ही अफ्रीकियों का सा मेकअप था। स्टीफन ब्रैकोडा ने उन पर बड़ा जुल्म किया था। वो बेचारे तो अपनी मजलूमियत का इजहार भी नहीं कर सकते थे। उनके हाथ मफलूज कर दिए गए थे और जबानें गुंग कर दी गई थी। इसके बाद सिवाय बेबसी से आंखें फाड़ फाड़ कर दूसरों को देखने के अलावा और कुछ करना उनके बस में नहीं था। लेकिन उन मजलूमों को जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी थी। थोड़ी देर के बाद वो सब चबूतरे के नजदीक पहुंच गए और इन तीनों को कुर्बानी के चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया। फिर जब मजीद कुछ रात बीगी तो एक बार फिर शोर हुआ और अब वो खतरनाक शख्सियत सामने आ रही थी जिसका नाम स्टीफन ब्रैकोडा था। दिल की कैफियत इस वक्त अजीब से अजीब तर होती जा रही थी और मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। 16 आदमियों ने मिलकर वो तख्त उठा रखा था जिस पर एक कवि एकल शख्स सवार था। वो अफ्रीकी हुलिये में था, यानी नंग दड़ंग, कमर में एक चौड़ी बेल्ट बंधी हुई, सर पर परों का ताज, बदन पहलवानों का सा था लेकिन रंग अफ्रीकियों का सा। जिस्म पर बेशुमार नक्श व निगार बने हुए थे। जगह जगह सुर्ख धब्बे नजर आ रहे थे। ये गालबन याकूत थे जो चमक रहे थे। इस तरह उसकी शख्सियत बड़ी बारोब और हैबतनाक हो गई थी। चेहरे पर जो रंग इस्तेमाल किए गए थे वो फ्लोरोसेंट जो याकूतों की रोशनी में चमक रहे थे। स्टीफन ब्रैकोडा ने अफ्रीका के इन जाहिल वैश्यों को मुतासर करने के लिए खुद को जिस अंदाज में रोशनास कराया था वो इसमें बहुत कामयाब था। उसकी ये वज़े कते और शोबदे बादियां इन बेचारे 2 बरसों को अपना अकीदतमंद बनाने के लिए काफ़ी थी। स्टीफन ब्रैकोडा उस तख्त से नीचे उतर आया जो उन 16 अफराद के कांधों पर रखा हुआ था। वो बिलाशुबा देव हैकल आदमी था और उसे एक अच्छा खासा रेसलर कहा जा सकता था। बदन की बनावट भी इस बात की मदर थी कि उसने अपनी सेहत का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा है। चौड़ा सीना, बड़े बड़े बाजू, उसी अंदाज की रानें, पिंडलियां, यूं लगता था जैसे वो अपने जिस्म को सख्त मुशक्कत का आदी बना चुका हो। वो किसी देव एकल पहलवान की मानिंद खड़ा हो गया। उसके नजदीक एक पत्थर के प्याले में एक चौड़ा कांडा रखा हुआ था। कैदी उसे देख देख कर थर थर कांपने लगे। स्टीफन ब्रैकोडा गहरी निगाहों से इधर उधर देख रहा था और फिर चंद लम्हात के बाद उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए तो मजमे की भिनभिनाहट खत्म हो गई। गोया कुर्बानी का वक्त करीब आ गया था। स्टीफन ब्रैकोडा ने चंद लम्हों तक हाथ उठाए रखे और फिर उसकी गरजदार आवाज उभरी, काली वादी के रहने वालों, अजीम देवता के लिए कुर्बानियां देने वालों, देवताओं की रहमत हो तुम पर। तुम जानते हो कि तुम्हारा मोजील हमेशा तुम्हारे लिए परेशान रहता है और सोचता रहता है कि किस तरह तुम पर बरकतों का नजूल हो। देवता सुर्ख खून की कुर्बानी चाहते हैं, सो हम काली वादी में सुर्खी बखेरने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। सुनो बाहर से आने वालों, मुख्तलिफ कबीलों के बाशिंदों और बोनिका के सरफरोशों, आज 3 आदमियों की कुर्बानी तलब की जा रही है जो हमसे देवता ने मांगी है और हम अजीम सुनहरे देवता के कदमों में 3 अफराद की कुर्बानी देकर अपने लिए जो बरकतें हासिल करेंगे उनकी इंतहा न होगी। तुम्हारी खुशहाली करीब से करीब तर आती जा रही है और वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जिसका तुम सदियों से तसव्वुर करते आए हो। सुनो, कुर्बानी की रस्म पूरी करने का वक्त आ गया है। इन तीनों जवानों की कुर्बानी हमारे लिए रहमतों की बारिश बरसाएगी। उसी वक्त एक तेज रोशनी फिजा में फैलने लगी और लोग हैरत ज़दा निगाहें मुजस्मे की जानिब उठाकर उसे देखने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत ज़दा चेहरा खुद स्टीफन ब्रैकोडा मोजील या उन लोगों के देवता के नुमाइंदे का था। वो ताज्जुब से बुत के अंदर से झलकने वाली रोशनी को देख रहा था और मेरी शरियानों में खून ठोकरें मार रहा था। मैं जानता था कि ये रोशनी स्टीफन ब्रैकोडा के इमाम पर नहीं की गई बल्कि उसके पसे पर्दा जोनाथन का हाथ है। तभी एक भारी और गरजदार आवाज उभरी, बोनिका के लोगों, तुम्हारा देवता बराह रास्त तुमसे इस तरह मुखातिब है जिस तरह इससे पहले होता रहा है। मेरे नाम पर दी जाने वाली कुर्बानियां मैंने कबूल की, लेकिन वो झूठे लोग जो मेरे नाम पर बोनिका के मासूम लोगों को धोखा दें मेरे नजदीक कभी मोतबर नहीं हो सकते। ये कुर्बानी नहीं ली जाएगी क्योंकि कुर्बानी देने वाला जो शख्स सामने खड़ा है वो मोजील नहीं बल्कि मोजील का कातिल है।
हाँ, इसी शख्स ने मोजील को कत्ल करके उसका रूप धारा है। तुम अगर इसका चेहरा धोकर देखो तो तुम्हें एक और शक्ल नजर आएगी। ये तुम्हारा मोजील नहीं बल्कि मोजील का कातिल है। इसने तुम्हारे मोजील को कत्ल करके खुफिया तौर पर उसकी जगह ले लिया है और उसके बाद तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। और सुनो बोनिका वालों और बाहर से आने वालों, तुम लोग इस शख्स के धोखे में आ गए। इसके जो तुम्हारा मोजील नहीं है और मेरा नुमाइंदा नहीं, ये झूठ बोलता है। ये कहता है कि लाइन ऑफ क्रोजल के बासी तुम्हारे दुश्मन हैं। वो तो मासूम लोग हैं, वो तो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद चले जाएंगे। तुम्हारा मोजील तुमसे सच बोलता था, लेकिन ये शख्स मोजील नहीं। इसने तुम्हें धोखा दिया है, बहकाया है और बहकाने वालों की सजा बिलाखिर मौत है। तुम इसे मौत की सजा दो। मोजील के रूप में जो शख्स मौजूद है, इसको और उसके एक एक साथी को चुन चुन कर खत्म कर दो। मैं तुम्हारा देवता तुम्हें असल मोजील दूंगा। हाँ, मैं असल मोजील को जिंदा कर दूंगा जिसे इस शख्स ने अपने हाथों से हलाक कर दिया है। टूट पड़ो तमाम लोगों पर, लेकिन ठहरो। अगर तुम अपनी तसल्ली चाहते हो तो अपने करीब खड़े हुए किसी विच डॉक्टर से दरख्वास्त करो कि वो इस शख्स का चेहरा धोकर तुम्हें दिखाए, फिर तमाम असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। फौरन ही चंद अफराद खड़े हो गए और उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि मोजील अपना चेहरा दिखाए। स्टीफन ब्रैकोडा साकत जामिद खड़ा रहा था। वो इस वक्त कुछ नहीं बोला जब होंदू और एक विच डॉक्टर उसकी तरफ बढ़े और उसकी दाईं बाईं खड़े हो गए। होंदू ने फुर्ती से अपने लिबास में हाथ डालकर चौड़े मुंह की एक बोतल निकाली और उसका ढकना खोलकर बोतल में मौजूद जड़ी बूटियों का महलूल ब्रैकोडा के चेहरे पर फेंक दिया। इस अचानक अवताद से वो बुखला गया। उसके दोनों हाथ फौरन अपने चेहरे पर गए, फिर वो अपनी आंखें मलने लगा। गालिबन महलूल उसकी आंखों में चला गया था, लेकिन उसने संभलने में भी देर नहीं लगाई और तेजी से होंदू और विच डॉक्टर की गर्दनें दबोच ली। जड़ी बूटियों का मखसूस महलूल अपना असर दिखाने लगा था और उसके चेहरे से बेकअप साफ होने लगा था। अब स्टीफन ब्रैकोडा अपनी असल शक्ल में सबके सामने मौजूद था। मैं ये तमाम कार्रवाई देख रहा था। जो ही उसने होंदू दूसरे विच डॉक्टर की गर्दनें पकड़ी, मैंने पिस्टल निकाल लिया था। मैंने एक लम्हे के लिए अपने इतराफ में देखा। ब्रैकोडा की असल शक्ल नुमाया होते ही लोगों में बेचैनी फैल गई थी। दफअतन मोजील ने उन दोनों के सर आपस में टकराए और फिर बर्क रफ्तारी से अपने अकब में छलांग लगा दी। मुझे एक लम्हे की ताखीर हो गई थी। मैंने जो फायर किया था वो बुत के घुटने में जाकर लगा। स्टीफन ब्रैकोडा वहां से छलांग लगाकर पीछे गायब हो गया। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी जानिब शदीद हंगामा शुरू हो गया था, जिसमें गोलियां चलने की आवाजें शामिल थी। एक तूफान, एक क़यामत बरपा थी। लेकिन मैंने मोजील को फरार होते देख लिया था। वो बहुत लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था। मुझे भी इस वक्त अपने बदन की तमाम कुव्वत इस्तेमाल करना पड़ी। मैं उस कमबख्त का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। स्टीफन ब्रैकोडा का निकल जाना मेरे लिए क़यामत साबित हो सकता था, क्योंकि इसी शख्स का तो सारा मामला था। लेकिन वो दौड़ने में भी बहुत तेज मालूम होता था। देखते ही देखते वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। चंद लम्हों के बाद जब मैं पत्थर की एक चट्टान से नीचे उतरा तो मैंने उसे दूर से देख लिया। वो उसी वादी की जानिब जा रहा था जहां हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब देखना यह था कि स्टीफन ब्रैकोडा को हेलीकॉप्टर उड़ाने में नाकामी हो तो उसके बाद वो क्या करेगा। उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार कर रखा था। जाहिर उस वादी में उतरने की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टीफन ब्रैकोडा तो उसी रास्ते से बाहर निकलेगा या फिर कहीं सुरंगों में रुपोश हो जाएगा। इस बात के इम्कानात भी थे कि उसके पास फरार का और कोई जरिया हो। चुनाचे मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो गारों ही में कहीं पोशीदा रहेगा या यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। उसके कुर्बानी के चबूतरे से भाग जाने का मुझे शदीद रंज था। मैंने तेजी से इधर उधर निगाहें दौड़ाई और कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जो बुलंद हो और जहां से मैं दूर तक निगाहें दौड़ा सकूं। मैं जानता था कि हेलीकॉप्टर अब नाकाबिले इस्तेमाल है और स्टीफन ब्रैकोडा अब उसके जरिए फरार नहीं हो सकेगा। वो मेरे हाथों से निकल तो गया था, लेकिन अब मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। मेरी निगाहें एक बुलंद पहाड़ी टीले पर पड़ी और मैंने उस तक पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। फिर मैं उस बुलंद टीले पर चढ़ गया। मेरी निगाहें दूर दूर तक का जायजा ले रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक स्टीफन ब्रैकोडा अभी हेलीकॉप्टर ही में मसरूफ था। जाहिर है उसे इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि हेलीकॉप्टर में कोई कार्रवाई कर दी गई होगी। इस तरह कुछ वक्त गुजर गया। दफअतन मैंने दरख्तों के पत्तों से ढकी हुई वादी में कुछ हलचल महसूस की और फिर गालिबन किसी लचकदार दरख्त के जरिए स्टीफन ब्रैकोडा को कूद कर बाहर निकलते देखा। गोया उसने सुरंगों में गुम होने की कोशिश नहीं की थी और वादी से बाहर निकल आने में ही आफियत समझी थी।
स्टीफन ब्रैकोडा को मैंने चंद लम्हे साकित देखा। वो गालबन सूरत हाल का जायजा लेकर फरार के लिए राह मुंतखब करना चाहता था। मेरे और उसके दरमियान काफी फासला हो गया था। अगर मैं उसकी तरफ दौड़ लगाता तो यकीनन वो मुझसे बाखबर हो जाता और फिर वो ऐसी राह तलाश कर सकता था जहाँ तक मेरी रसाई न होती। इस तरह मैं उसे खो सकता था। हालात बेशक मेरे हक में हो गए थे और मुझे यकीन था कि अब सूरत हाल बदल गई है। प्रोफेसर जोनाथन ने पूरी तरह हालात पर कंट्रोल कर लिया था और उसकी दलील ये थी कि सारे काम हमारे हक में हुए थे। चंद मनाजर मैंने भी देखे, लेकिन स्टीफन ब्रैकोडा के ताकुब की वजह से मैं और कुछ नहीं देख सका था। चुनाचे इस बात की तो इम्कानात थे कि ब्रैकोडा अब यहाँ रुकेगा, अलबत्ता वो अपनी जान बचाने की कोशिश जरूर करेगा। मैं इसी सोच में गुम था कि ब्रैकोडा एक सिमत चल पड़ा। उसका ताकुब करने के अलावा और कोई चारा कार नहीं था। चुनाचे मैं उसके पीछे चल पड़ा। ब्रैकोडा का रुख बोनिका के मशरकी जंगलात की सिम था। जल्दबाजी खतरनाक हो सकती थी। वो भी गैर मुसल्ला नहीं होगा और फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसकी मौत या गिरफ्तारी जरूरी थी, वरना वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने एक फासले का तयन किया और उसके पीछे चल पड़ा। ब्रैकोडा की रफ्तार बहुत तेज थी और मुझे उसे निगाह में रखने के लिए दौड़ लगानी पड़ती थी। लेकिन 2 घंटे के मुसलसल सफर के बाद जब हम दोनों जंगलों के पास पहुंचे तो मैंने ब्रैकोडा को जंगल में दाखिल होने की बजाय जंगल के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए देखा। वो जंगल में दाखिल होने से कतरा रहा था। अब मैंने फासला कम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके साथ ही मुझे मोहतात होना पड़ा था। मजीद 1 घंटे तक ये ताकुब जारी रहा और फिर दफअतन मैंने समंदर का शोर सुना। सूरत किसी हद तक मेरी समझ में आ रही थी। इसका मतलब है कि उसे अभी आबदोज की तबाही के बारे में कुछ मालूम नहीं। बिलाकर वो साहिल पर पहुंच गया। मैंने एक रेत के टीले की आड़ ले ली थी। ब्रैकोडा इस वक्त मुझसे कोई 15 मिनट के फासले पर था और मैंने सांस रोकी हुई थी। दफातन मैंने एक आवाज सुनी, ईगल ईगल 927 ईगल 927 04 हेलो। ब्रैकोडा कॉलिंग ईगल 9 हेलो हेलो ईगल 927 हेलो। वो खामोश हो गया, मगर ये खामोशी ज्यादा तवील ना हुई। चंद लम्हात के बाद उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी, हेलो ईगल, कहाँ मर गए तुम लोग? हेलो ब्रैकोडा कॉलिंग। 10 मिनट तक वो ये कोशिश करता रहा। आसमान से चांद उभरने लगा था। फिजा मुनव्वर होती जा रही थी। आगे रेत का इलाका फैला हुआ था, साफ शफाफ रेत जिसके साथ साथ साहिल नजर आ रहा था। ब्रैकोडा थोड़ी देर इंतजार करता रहा, फिर उसने चिल्लाई हुए अंदाज में कोई शय रेत पर दे मारी। ये गालबन ट्रांसमीटर था। इस वक्त उसके लिए आबदोद ही आखिरी सहारा थी, लेकिन हमने सबसे पहला काम यही किया था कि उन्हें तबाह कर दिया था। मैं बस मौके का मुंतजिर था। उसके बारे में अंदाजा लगाना चाहता था कि वो किस हद तक मुसल्ला है। वो चंद में अपनी जगह खड़ा रहा, फिर किसी ख्याल के तहत उसने दोबारा ट्रांसमीटर उठा लिया और वहां से आगे बढ़ गया। मैंने पिस्टल निकाल लिया था और उसके साथ ही मैंने अपनी जगह तब्दील कर ली और उसका निशाना लेने लगा। फिलहाल मैं उसके पांव जख्मी करना चाहता था। सही पोजीशन लेने के बाद मैंने फायर कर दिया, लेकिन अगर ये मेरी आंखों का धोखा नहीं था तो ब्रैकोडा हैरत अंगेज इंसान था। वो एकदम उछल गया और गोली उसके पैरों के नीचे से निकल गई और उसके साथ ही उसने पलट कर देखा और मुसलसल कई फायर झोंक दिए। मैं पहले से उसके लिए तैयार था। फायर करने के बाद ब्रैकोडा ने एक लंबी छलांग लगाई और पानी की तरफ दौड़ने लगा। ये खतरनाक बात थी। अगर वो माहिर तैराक हुआ तो दूर निकल जाएगा और मैं उसे पानी में नहीं तलाश कर सकूंगा। मैंने बर्क रफ्तारी से कई और फायर किए। मेरा निशाना खता नहीं होता था, लेकिन ब्रैकोडा खुद को बचाकर पानी में कूद पड़ता। मैंने जल्दबाजी से काम नहीं लिया और खुद पानी की तरफ नहीं दौड़ा, बल्कि मैंने एक बुलंद टीले की तरफ छलांग लगा दी। नर्म रेत के टीले में चढ़ने में दिक्कत हुई थी, बहरतौर मैं कामयाब हो गया। ऊपर पहुंचकर मैंने उस तरफ निगाह दौड़ाई जिधर ब्रैकोडा गया था। अगर चांदनी ना होती तो वो मुझे नजर ना आता, लेकिन चांदनी में मैंने उसे पानी में बहुत दूर देखा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, अलबत्ता उसने एक सिमत इख्तियार की थी। मैं टीले से नीचे उतरकर उसी सिमत दौड़ने लगा और टीले मेरे दरमियान हायल होते रहे। ब्रैकोडा ज्यादा गहरे पानी में जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन वो मुसलसल उसी सिमत तैर रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि वो मुझे ना देखने पाए। उसके लिए मैं टीलों की आड़ लेकर दौड़ रहा था। मजा आ रहा था। इस बार मुकाबला एक खतरनाक और जानदार आदमी से था। मैं उसे बहुत करीब से देख चुका था और उसके तनों तो इससे मरूब भी था, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन ब्रैकोडा बराबर तैर रहा था और मुझे यकीन था कि उसे मेरे ताकुब का अंदाजा नहीं हो सका है। फिर साहिल मगरिबी जानिब घूम गया और मैंने तेज रफ्तारी का
मुजाहरा करके उस फासले को अबूर कर लिया, लेकिन मुझे ठिठकना पड़ा। वो पानी से बाहर आ रहा था और उसकी चाल से जरा भी थकन का एहसास नहीं हो रहा था। पानी से निकलकर वो थोड़ी देर खड़ा चारों तरफ देखता रहा। मैं अब एहतियात करना चाहता था ताकि वो दोबारा पानी में ना कूद जाए। अजीब जगह थी, दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती थी, या कहीं इक्का दुक्का खजूर के दरख्त दिखाई दे रहे थे। चांदनी मैली पड़ गई थी और सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी। बरैकूडा ने अब साहिल के मुखालिफ सफ शुरू कर दिया। शदीद थकन के बावजूद मैं उसके पीछे चल पड़ा। इस मरहले पर किसी सुस्ती का मुजाहरा मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। ताकुब जारी रहा यहाँ तक कि रोशनी हो गई। सूरज निकल रहा था, पाँव जवाब दे रहे थे और फिर मैंने बरैकूडा को भी लड़खड़ाते हुए देखा। रेत पर सफर जितना मुशक्कत तलब है उसे वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें कभी रेत पर सफर का इत्तफाक हुआ। बरैकूडा एक जगह बैठ गया था। मेरा और उसका फासला इस वक्त निस्फ फरलांग से कम नहीं था। दरमियान में सपाट मैदान था। मैं एक खजूर के दरख्त की आड़ में रुक गया। मुझे यकीन था कि उसे मेरी मौजूदगी का शक नहीं हुआ और वो कुछ देर सुस्ताने के लिए वहां रुक गया था। चुनाचे मैंने भी थोड़ी देर आराम करने का इरादा कर लिया और दरख्त के तने से पीठ लगाकर बैठ गया। चलते चलते टांगे दर्द करने लगी थी। दिमाग नींद से बोझल था। फिर न जाने क्या हुआ, कब पलकें जुड़ गईं। एहसास ही नहीं हो सका कि कब नींद आ गई और सोते हुए कितनी देर गुजर गई। आंख खुली तो गला खुश्क था, बदन बुरी तरह गर्म हो रहा था। गर्म हवा के थपेड़े बदन के खुले हिस्सों को झुलसा रहे थे और सूरज का आतिशी गोला ऐन सर पर चमक रहा था। दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका था। मैं बदहवास हो गया। दिल खून होकर रह गया था। अपनी कैफियत भूलकर उस तरफ निगाह दौड़ाई जहां बरैकूडा मौजूद था। वो जगह खाली थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तमाम मेहनत अकारत हो गई थी। अब बरैकूडा को पाना मुमकिन नहीं था। मायूसी और बेबसी के एहसास ने एक अजीब सी महरूमी का एहसास बना दिया था। क्या मुझसे गलती हुई? मैंने खुद से सवाल किया। लेकिन इंसानी कुव्वत बर्दाश्त भी एक हद रखती है। एक तवील जिद्दोजहद के बाद ये सब कुछ गैर फितरी है। कसूर मेरा नहीं था। बरैकूडा मुझसे ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त रखता था। उसमें आगे बढ़ने की ताकत थी। सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। वापसी, बोनिका की आबादी में पहुंचने की कोशिश। मैंने समंदर की तरफ जाने की बजाय दूसरी सिमत का रुख किया और उसमें कुव्वत इरादी का ज्यादा दखल नहीं था। बस पांव ही उस तरफ ले चले थे। सूरज की तपश बढ़ती जा रही थी। रेत बुरी तरह गर्म हो गई थी। प्यास से जबान खुश्क और भूख का तो जिक्र ही क्या था। आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थी। मैं दिमाग पर भी जोर नहीं देना चाहता था। अब दिमाग का खेल खत्म हो गया था। फिजा की नाकाबिले बर्दाश्त तमादत जैसे शोले उगल रही थी। आंखें जली जा रही थी। किसी साए की तलाश। बाजू की ओर से देखने की कोशिश करता तो मायूसी के सिवा कुछ हाथ ना आता। पाँव न जाने कौन सी कुव्वत के तहत साथ दे रहे थे। चलता रहा या लड़कता रहा, लेकिन तहरीक का एहसास था। ये अंदाजा था कि पाँव चल रहे हैं। इंसाबी आराम व मुसाइब की इंतहा क्या होती है, इसका अंदाजा खुद इंसान नहीं कर सकता। हाँ, बाज़ औक़ात उसे अपने अंदर मख्फी कुव्वतों का एहसास इत्तफाकिया तौर पर हो जाता है और जिंदगी बरकरार रहती है। यही कैफियत मेरी थी। सूरज कब ढला कोई अंदाजा नहीं हो सका। पाँव कब रुके ये भी पता ना चल सका। हाँ, हवास बहाल हुए तो दिन ढल चुका था। फिजा की तपश में कमी आ गई थी, लेकिन दिन भर मुझ पर जो कुछ गुजरी थी उसके बाद मजीद आगे बढ़ने की हिम्मत ना थी। जहाँ निडाल होकर गिर पड़ा था मैं वहीं पड़ा रहा। होश और बेहोशी के इस वक्फे में पता भी नहीं चला कि कब शाम हुई और कब रात गहरी हो गई, लेकिन सुबह होने का एहसास हुआ था। उठकर बैठने की कोशिश में भी कुव्वत इरादी का कोई दखल नहीं था। दूर की चीजें नजर आ रही थी। बहरहाल उठा और आगे बढ़ने लगा। क्यों आगे बढ़ रहा था, कहाँ जा रहा था, कोई एहसास नहीं था। आज आसमान कुछ मेहरबान नजर आया। बादलों के साइबान ने सूरज को छुपा लिया था। हवा भी ना खुशगवार नहीं थी। पिछले दिन की सी कैफियत नहीं थी, लेकिन भूख प्यास से हालत खराब थी। क्या करूं, क्या करना चाहिए? और फिर धुंधलाई हुई आंखों ने एक ख्वाब देखा। उसे ख्वाब ही कहा जा सकता था। कुछ लंबी लंबी लकीरें आसमान की जानिब इशारा कर रही थी। कह रही थी कि खुदा को भूल रहे हो, उसे जो बार बार तुम्हारी मदद करता है। इस एहसास ने शर्मिंदा कर दिया। दिलो दिमाग शर्म महसूस करने लगे। मैंने मायूसी और धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखा और न जाने किस तरह मुंह से ये अल्फाज निकल पड़े, कसूरवार हूँ महबूद, माफ कर दे। लकीरें वाती होती जा रही थी। जूं जूं कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, रेत कम होती जा रही थी। स्याह और भूरे पत्थर रेत से सर उबारे झांक रहे थे। मजीद आगे बढ़ा तो नाग ने पानी के बारे में अंदाजा लगा लिया। पानी कहीं करीब ही मौजूद था
और वो लंबी लकीरें नारियल और खजूर के दरख्त ही थे। ये शराब या ख्वाब नहीं था, बल्कि कोई नखल स्थान था। सफर खत्म हो गया, कुदरत की तरफ से ज़ियाफत तैयार थी। दरख्तों से गिरे हुए नारियल नीचे पड़े थे, जबान पर हमदो सना थी। प्यास बुझ गई, भूख खत्म हो गई, आंखों में रोशनी वापस आ गई। जिस जगह मैं मौजूद था वहीं जमीन पर लेट गया, आंखें बंद हो गई थी। फिर उस वक्त होश आया जब कोई बदन टटोल रहा था। आंखें खोलकर देखा तो दिल की धड़कनें बंद होती हुई महसूस हुई, क्योंकि वो स्टीफन ब्रैकोडा था। उसका चेहरा मुझसे 2 फीट के फासले पर मौजूद था। गहरी सुर्ख खूनी आंखों में एक अजीब सी कैफियत मौजूद थी। मैंने सांप की तरह अपने बदन को पीछे सिरकाया और स्टीफन ब्रैकोडा उछलकर पीछे हट गया। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। उसने कहा, मेरे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल सका। कौन हो तुम? उसने पुरसुकून लहजे में कहा और मैं हाथ पीछे टिकाकर उठ बैठा। एक गुमराह मुसाफिर हूँ। तुमने मुझ पर गोलियां नहीं चलाई थी? मैंने? आप पर गोलियां? हाँ, 3 गोलियां चलाई गई थी मुझ पर। ये कहकर उसने मेरा पिस्तौल निकाल लिया और उसे उंगलियों में घुमाने लगा। इस पिस्टल के 3 चैम्बर खाली हैं। अगर आप किसी ऐसे हादसे का शिकार हुए हैं तो अपने ज़हन को गलतफहमी से पाक कर लें। ये गोलियां मैंने एक खरगोश पर चलाई थी। ओह, क्या वाकई? ब्रैकोडा ने कहा और अंदाज ऐसा था जैसे कोई बड़ा इंकिशाफ हुआ हो। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। आप तो मेरी मदद करें। अगर आप किसी रास्ते के बारे में जानते हैं तो मेरी रहनुमाई करें। उसके इवज मैं आपकी हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। गौर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, ब्रैकोडा ने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा और पिस्टल को उंगलियों में निचाता रहा। उसने मेरी जेबें खाली कर दी थी। आप जरूर गौर करें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। हाँ, मैं गौर करूंगा। अभी तुम महफूज हो। बेहद शुक्रिया, मैंने खुश होकर कहा। ब्रैकोडा पलटा और फिर एक तरफ चल पड़ा। मैंने उसका ताकुब करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही मैंने जेबों में हाथ डाला। पता नहीं दूसरी चीजें भी उसके कब्जे में चली गई हैं या मेरे पास मौजूद हैं। थोड़ी देर तक मैं बैठा रहा और फिर उसी जगह लेट कर आंखें बंद कर ली, लेकिन ये एहसास भी दिल में था कि कहीं वो कमबख्त निकल ही ना जाए। तमाम हिस्से पूरी तरह जाग गई थी और बदन में किसी हद तक तवानाई भी आ गई थी। सोच रहा था कि अगर दूसरी चीजें भी उसके कब्जे में चली गई हैं तो वो उनके बारे में कोई अंदाजा लगा सकेगा या नहीं। करवट बदली और बिल्कुल एहतियात से उन एशिया को टटोला। ये देखकर दिल धक से रह गया कि अब कुछ भी मेरे पास नहीं था। कमबख्त गहरी नींद ने खेल खराब कर दिया था। फिर मैं अपनी जगह से उठा और उसकी तलाश में चल पड़ा। कोई 30 गज के फासले पर मैंने रेत की टीलों के दरमियान वो चश्मा देख लिया जो मुतवक्के था। 20 गज मुरब्बा में एक झील सी बन गई थी और ब्रैकोडा उस झील में मौजूद था। उसका पूरा लिबास उस झील के किनारे रखा हुआ था और उस लिबास में पिस्टल भी मौजूद था, जो इस अंदाज में रखा हुआ था कि अगर मैं इस वक्त हिम्मत कर जाता तो उसे उठा सकता था। मैं बेपरवाही के अंदाज में आगे बढ़ता रहा। ब्रैकोडा ने मुझे देख लिया था। उसने हाथ हिलाकर कहा, आओ, पानी बहुत उम्दा है, आ जाओ। मैं फीके से अंदाज से मुस्कुरा दिया और चंद कदम आगे बढ़कर उसके लिबास के करीब पहुंच गया। अब मुझे इस बात का यकीन हो चला था कि पिस्तल खाली होगा। ब्रैकोडा अहमक नहीं था, लेकिन अगर उसने दूसरी चीजें जाया नहीं की हैं या अगर जाया कर भी दी हैं तो भी अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। कम अज कम इतना फायदा तो हुआ था कि अब ब्रैकोडा भी मेरे खिलाफ हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकता था। मैं उससे दो बदू जंग करने के लिए खुद को तैयार करने लगा। अपनी जिस्मानी कुव्वतों के बारे में मैंने अंदाजा लगाया और आगे बढ़कर पिस्टल उठा लिया। झील से ब्रैकोडा का कहका उबर रहा था, तुम्हारे ख्याल में मैं अहमक हूँ? उसने कहा, नहीं जाने मन, मैं जानता हूँ कि तुमने पिस्टल खाली कर दिया होगा, ताहम इसे चेक कर लेना जरूरी है। मैंने पिस्टल के चैम्बर देखे जो खाली थे। इसी दौरान मेरी नजरें उस पर जमी हुई थी। फिर मैंने उसका बकिया लिबास उठाया, लेकिन मेरी गुमशुदा एशिया उस लिबास में मौजूद नहीं थी। अलबत्ता एक लंबा चाकू मुझे मिल गया जो ब्रैकोडा की मलकियत था। जब तुमने मुझ पर फायर किए थे तो मैंने पानी में दौड़ लगा दी थी। वो मेरी पहली और आखिरी हिमाकत थी। मेरे अपने हथियार दाया हो गए। उसने पानी के छींटे आंखों पर मारते हुए कहा, नहीं डियर ब्रैकोडा, मेरे ख्याल में तुम बेशुमार हमाकतें करते हुए आए हो। मसलन तुम्हारी सबसे बुरी हमाकत हद से बड़ी हुई खुद एतमादी है। मोनिका को सुरंगों में महफूज रखने के लिए तुमने बेहतर इंतजाम नहीं किए थे, वरना हम लोग तुम्हारे उस बुत में दाखिल नहीं हो सकते थे। दुरुस्त कहते हो, उसने उंगली उठाते हुए कहा। मुझे ख्याल रखना चाहिए था। दूसरी हिमाकत, तुमने लाइन ऑफ क्रोदल के खिलाफ कबाइल को आमादा करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखा था कि आने वालों पर तुम कोई निगाह रखते। तुम्हारी इस प्रोग्राम से वाकिफ होकर तुम्हारे दुश्मन भी यहाँ पहुँच सकते थे। गालिबन ऐसा ही हुआ है, उसने मुझे देखते हुए कहा। उसकी इत्मीनान पर मैं हैरान था। उसकी इस हद तक बड़ी हुई खुद एतमादी यहाँ भी कार फरमा थी। उसे खुद पर नाज था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी
कि तुम लोगों के पास हथियार कहाँ से आए, क्योंकि उन पर निगाह रखी जाती थी। कुछ न कुछ तो करना ही था। कितने अफराद आए थे? 100 के करीब। एक बात का जवाब दे दो। जरूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। समंदर में मेरी आप दोनों से जवाब क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि सबसे पहले उन्हीं को तबाह किया गया था। नहीं, ये बकवास है, झूठ बोल रहे हो तुम। वो अचानक बढ़ा उठा। अपनी कमजोरियों पर गौर करो ब्रैकोडा, तुम बहुत बड़े मुजरिम नहीं हो। तुमने लाइन ऑफ क्रोदल को तबाह करने का सौदा किया। मैंने लफ्ज सौदा गलत तो इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, जाहिर है मैं सिर्फ कारोबारी आदमी हूँ। हाँ बेशक, यही मेरे इल्म में आया है। ये सौदा करने के बाद तुम यहाँ पहुँच गए, लेकिन तुमने अपने मुआवजों को बहुत मामूली समझा। एतराफ़ करना पड़ेगा, लेकिन आइंदा ख्याल रखूंगा। उस काम से मैं दस्तबदार नहीं हुआ हूँ। क्या आइंदा भी कुछ इरादा है? मैंने हंसकर कहा। इस चाकू पर नाज कर रहे हो? सिर्फ इस चाकू पर? ब्रैकोडा ने कहा। नहीं मेरे दोस्त, ये चाकू वाकई ये तुम्हारी तौहीन है, मैंने कहा, और फिर चाकू को एक पत्थर पर रखकर मोड़ दिया। दूसरी बार मोड़ने से चाकू टूट गया था। पहली बार ब्रैकोडा के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए थे। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। क्या नाम है तुम्हारा? अली यार खान, मैंने जवाब दिया, और ब्रैकोडा उछल पड़ा। उसने मुजरबाना अंदाज में कहा। फिर गलती हो गई। क्यों? उस नमक हराम ने तुम्हारा नाम बताया था। उस खंजीरे ने खास तौर से तुम्हारे बारे में बताया था। किसने? तुम्हारे हाथों चोट खाए हुए ओली बावड़ ने। वो तुमसे खौफजदा है। वैसे तुम शानदार आदमी हो। अली, तुम्हें हलाक करते हुए मुझे अफसोस होगा। उसने किनारे का रुख किया और मैंने झुककर उसका लिबास उठा लिया। बहुत अच्छे, लेकिन यकीन करो इस लिबास में अब कोई हथियार नहीं। वो अब इस चश्मे की तह में है। वो पानी से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में जरा भी झिझक नहीं थी। बेलिबास था, लेकिन जैसे उसे इसका एहसास भी नहीं था। वो आगे बढ़ने लगा। मैंने उसका लिबास एक तरफ उछाल दिया और उसके मुकाबले के लिए तैयार हो गया। ब्रैकोडा अपनी लंबी शाखों जैसे बाजू फैलाए हुए था और फिर उसने उछलकर मुझ पर लातें चलाई। मैंने लेटकर उसका वार खाली कर दिया, लेकिन वो जमीन पर पैरों के बल ही आया। जमीन पर पांव टिकाते ही वो उछला और इस बार वो ऊंची छलांग लगाकर मेरे शानों पर आया था। मैं उसकी टांगों की गिरफ्त में आ गया। उसने मेरे कंधों पर सवार होकर मेरी गर्दन में कैंची डाल दी थी, लेकिन मैंने हादर दिमागी से काम लिया था। गो वो बहुत वजनी था, लेकिन मैं उसे लिए हुए पानी की तरफ दौड़ गया और फिर नीचे गिर पड़ा। उसका आधा बदन पानी में डूब गया था। उसने बुखलाकर मेरी गर्दन छोड़ दी। मैं बर्क रफ्तारी से पीछे हट गया। उसने पानी में 2-3 गोते खाए और फिर किनारे पर आ गया। मैं फिर पीछे हट गया था। अगर तुम मुझे जमीन पर पटकते तो मैं उसके लिए तैयार था। जमीन पकड़कर मैं टांगों को बल देता और तुम नीचे आ जाते, लेकिन तुमने मुझे पानी में पटका। उम्दा ज़हन है, अच्छा लड़ते हो, संभलो, उसने कहा और मुझ पर तीसरी छलांग लगा दी। इस बार उसने धोखा दिया था। अपनी छलांग को रास्ते ही में रोककर वो पलट गया और दूसरी बार तिरछा होकर उड़ता हुआ मेरी तरफ आया और मैं उसकी जद में आ गया। लेकिन नीचे गिरते हुए मैंने बदन को पूरी कुव्वत सर्फ करके खुद को उसके ऊपर कर लिया और वो पुष्ट के बल नीचे गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही उसने मुझे दोनों पांव अड़ाकर पीछे धकेल दिया। मैं खुद भी उल्टी कलाबादी खाकर उठ गया था। एक मिनट, उसने दोनों हाथ सामने करते हुए कहा। बात कुछ अजीब सी जरूर है, लेकिन अजूबे भी बहरहाल जिंदगी ही का हिस्सा होते हैं। मैंने तुम पर 3 भरपूर वार किए और तुमने उन्हें बड़ी जहानत, न सिर्फ जहानत बल्कि जिस्मानी कुव्वत के जरिए नाकाम बना दिया। जिस वक्त मैंने मार्शल आर्ट की तरबियत मुकम्मल की थी तो अपने उस्ताद के सामने एक कसम खाई थी कि अगर कोई मेरे तो मैं उससे शिकस्त मान लूंगा और उसे अपना दोस्त तस्वर करूंगा। ये कसम मेरी थी, जाहिर है तुम्हारी नहीं, लिहाजा मैंने तुम्हें दिल से अपना दोस्त मान लिया, लेकिन तुम्हें दोस्ती के लिए मजबूर नहीं करूंगा। अब मैं तुम पर कोई वार नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो हाथ पांव हिलाए बगैर मर जाऊंगा, और गिरफ्तार करना चाहोगे तो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा, लेकिन उसी वक्त जब तुम मुझे पकड़ लोगे या दौड़कर मेरे बदन को छू लोगे। अली मेरी जान, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मैं किसी भी तेज रफ्तार घोड़े को दौड़कर पकड़ सकता हूँ। मेरे दौड़ने की रफ्तार 60 मील फी घंटा, बल्कि खास हालात में इससे भी कुछ ज्यादा हो सकती है। 1 मिनट मेरी जान, 1 मिनट। ये मर्दों के खेल हैं और मर्द फराख दिल होते हैं। जल्दबाजी ना करो, पूरी बात सुन लो। आज से लाइन ऑफ क्रोदल की मुखालफत खत्म कर रहा हूँ। कम अज कम मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगा। अफ्रीका से वापस चला जाऊँगा और हाँ, तोहफे के तौर पर तुम्हें उन लोगों के बारे में तफसील भी फराम कर दूंगा जो मोसाद के एजेंट हैं और लाइन ऑफ क्रोदल के खिलाफ काम कर रहे हैं। बोलो, सौदा करोगे? बड़ा ही अजीब इंसान था स्टीफन ब्रैकोडा, और बड़े हैरत अंगेज अंदाज में सामने आया था। उसकी पेशकश ने मुझे चंद लम्हों के लिए सोच में डाल दिया।
ये ख्याल भी आया कि मुमकिन है कोई नई चाल चल रहा हो, उसने मुझे मखमसे में फंसा दिया था। कमबख्त चेहरा पढ़ने का माहिर भी मालूम होता था। ठीक सोच रहे हो, वो अचानक बोला। ऐसा नामुमकिन नहीं है, यूं करते हैं, देखो वो 3 टीले हैं, उस तरफ 2 टीले हैं, उनका दरमियानी कतर कोई 2 फरलांग है। मैं उसे दायरा मुंतखब करता हूँ, तुम मुझे पकड़ लो, पकड़ सके तो शर्त खत्म, और ना पकड़ सको तो मेरी बात मान लेना। अब देखो ना, मैं सीधा दौड़कर भी तुम्हारी रेंज से निकल सकता हूँ, मिसाल के तौर पर, उसने कहा और दफतन दौड़ लगा दी। मैं देखता ही रह गया। वो चिल्लावा था, पलक झपकते ही इतना दूर निकल गया कि मैं देखता रह गया। मेरी हैरत दूर ही नहीं हुई थी कि वो एक डब्बे की मानिंद नजर आने लगा। मैं उसे छूने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक टीले से दूसरे टीले तक और फिर वहां से वापस आने में उसने 1 मिनट भी ना लगने दिया। हैरतनाक बात थी कि उसका तनफ्फुस भी तेज नहीं हुआ था। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं उसकी तेज रफ्तारी का मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बिलाशुबा वो अगर चाहता तो निकल सकता था। अब क्या आड़ थी, और फिर मैं भी एडवेंचर पसंद था। पूरी जिंदगी ही इन दिलचस्पियों में गुजरी थी। नफा नुकसान की किसे परवाह थी। मैंने हाथ फैला दिया और वो मेरे करीब पहुंच गया। फिर उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। जिंदगी में बहुत कम लोगों को पसंद किया है, एक तुम वाली। शुक्रिया ब्रैकोडा, मैंने भी तस्लीम कर लिया है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं खुद भी खुले दिल से अपनी कमजोरियों का एतराफ करने वालों में से हूँ। ये ख्याल मेरे देन में मौजूद है कि मुमकिन है तुम अभी तक चाल चल रहे हो, लेकिन ठीक है अली, खतरा जानत को जला बख्शते हैं, मुतात रहो। मुझे कोई एतराज नहीं है, ब्रैकोडा ने कहा और फिर हंस दिया। लिबास पहन लो। जरूर, मैंने भी हंसते हुए कहा और ब्रैकोडा अपने लिबास की तरफ बढ़ गया। पता नहीं इस शख्स के दिल में क्या है, मैंने सोचा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो फिर ये केस मेरी जिंदगी में अजीब और दिलचस्प नोयत का है। ब्रैकोडा लिबास पहनकर मेरे पास आ गया। फिर उसने पूछा, तुम्हारे साथी तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं, इस जगह का कोई तयन कर सकते हो? हम बोनिका से बहुत दूर निकल आए हैं, वापसी के लिए पैदल सफर बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हम बोनिका के जनूब मशरक में तलकाना के रेगिस्तान में हैं।